हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे सीए इंटर वाले लेमन्स। तो आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो आज अपन आ चुके हैं अपने आरटीपी मे 26 के लेके, और आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आई होप आप लोगों को रिग्रेट होना शुरू हो गया होगा बिल्कुल कि यार कौन सी मनोज गढ़ी में हमने ये सीए फाउंडेशन का पेपर का ये मतलब फॉर्म भरा था, हमको क्या जीवन में दूसरा कोर्स नहीं मिला था क्या? ठीक है, मैं समझ गया। अरे मैं मोटिवेशन करने आता हूँ, मोटिवेट दिन करने आता हूँ, पता नहीं डिमोटिवेट कैसे कर देता हूँ। अरे टेंशन ना लो, देखो लास्ट के 2 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। अभी तुम्हारा मार्च अप्रैल और मई में तो एग्जाम ही है। 2 महीने अगर तुमने डट कर जमकर पढ़ाई कर ली है, तुम्हारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की अभी तक की मेहनत है सब यहीं पर यूज होगी। तो टेंशन ना लो, मस्त रहो, बस पढ़ाई करते रहो। और अभी तो मैं सही कह रहा हूँ, अभी तुमको कम डर लग रहा है, ये चीज कॉमन रखना, अभी कम डर लग रहा है, थोड़े टाइम बाद और डर लगेगा। बट मेन थिंग इज, आधे लोगों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना है। तुमको बिल्कुल प्रॉपर डटकर पढ़ाई करना है तुम्हारे टाइम टेबल के हिसाब से। और बहुत कम लोग टिक पाते, सिंसियर तरीके से पढ़ पाते। अगर तुम बस सिंसियर तरीके से पढ़ लिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा, तो तुम आधी रेस तो वही जीत जाओगे। तो मस्त रहना। चलो आइए अपन शुरू करते हैं सर अपनी आरटीपी मे 26 वाली। तो देखो, अब तुम्हारा ना आरटीपी के अंदर ऐसा कोई अमेंडमेंट वगैरह तो है नहीं, ठीक है सर, कोई अमेंडमेंट नहीं है। और जो मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। और ये आरटीपी का मतलब क्या होता है? रिवीजन टेस्ट पेपर, रिवीजन है भाई। मैं जल्दी 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 कराऊंगा, केवल ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि भाई तुम्हारे आरटीपी में क्या क्या है। कुछ नया होगा तो अपन पढ़ेंगे, पर नया ऐसा कुछ है ही नहीं। सारे क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव वाले में बोलूं तो डिस्क्रिप्टिव तो सारे रिपीटेड वाले हैं। तो मैं बता दूंगा कि भाई देखो, ये क्वेश्चन करावा, ये करावा, ये करावा, ये वाला अपन को करना है, वो अपन कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन आएंगे केस सिनेरियो पे। केस सिनेरियो जो एमसीक्यूज है, वो अपन एक बार करेंगे। केस सिनेरियो इस बार अच्छा आया, एक केस सिनेरियो अच्छा है, वो अपन करेंगे। तो केस सिनेरियो अपन बाद में करते हैं, ठीक है ना, बाद में केस सिनेरियो उठाते हैं, पहले एक बार डिस्क्रिप्टिव उठा लेते हैं सर। चलो आ जाओ। डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होता है। चैप्टर नंबर 1 सबसे पहले नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट, ये अपना है। तो अब देखो, ये क्वेश्चन ना एक तरह से रिपीटेड है, बस वो ये कि ऐसे लैंग्वेज चेंज कर कुरा के थोड़ा बहुत पूछ लेता है, वो बात अलग है। रिपीटेड कैसे सर? ये देखो, अपन ऑडिट कर रहे थे किसी कंपनी के, अपन ऑडिट कर रहे थे स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ जेब्रा इंडस्ट्री, ठीक है सर। कंपनी ने ना, अपन देख रहे हैं कि यार कंपनी फ्रीक्वेंटली डिले कर रहा है इन प्रोवाइडिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट। कंपनी अपन को डॉक्यूमेंट दे नहीं रही। मैं बोला डॉक्यूमेंट दे दे, अरे दे दे, मुझे ऑडिट करनी है। कंपनी दे ही नहीं रही, कंपनी दे ही नहीं रही, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दे रही ऑडिट करने के लिए। इवन आई नोटिस, मैंने नोटिस करा कि कंपनी में कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुए, रिलेटेड पार्टी से सेल परचेज करी, फिर भी मैनेजमेंट ने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, हमने, हमारे तो कोई रिलेशनशिप नहीं इनसे, हमारे हमारे ये लोग हमारे रिलेटेड पार्टी नहीं है, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। पर मुझे डाउट है ये इनकी रिलेटेड पार्टी है। कुछ डॉक्यूमेंट पे डाउट है कि भाई यार ये डॉक्यूमेंट तो इनके ऑथेंटिक नहीं है, कि यार ये वाले डॉक्यूमेंट तो मुझे फेक लग रहे, ऑथेंटिक नहीं लग रहे, मुझे डाउट है। और साथ में मैंने जो चेकिंग करी वो केवल टेस्ट चेक बेसिस पे करी। ऑडिटर केवल सैंपल बेसिस पे चेकिंग कर सकता है ना, ऑडिटर क्या फुल फ्लेजेड चेकिंग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं सारे ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं कर पाया। अरे सर, ये सारी चीजें पढ़ के क्या लग रहा है? सारी चीजें पढ़ के क्या लग रहा है सर? ये सारी चीजें पढ़ के हमको लग रहा है कि ऑडिट की एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता, वो रीजनेबल एश्योरेंस ही लेता है। बस वही बात कर रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि ऊपर एक्सप्लेन करो, ऊपर जो हमने समझाया मतलब केस स्टडी, उस हिसाब से बताओ कि इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, उस वजह से आप कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाते हो। रिस्ट्रिक्ट द ऑडिटर फ्रॉम ऑब्टेनिंग द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो भाई इनहेरेंट लिमिटेशन अपन ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? हाँ सर पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने ये सारे पॉइंट पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? कि भाई ऑडिटर के जो प्रोसीजर होते वो केवल टेस्ट बेसिस पे चेक करता है, सैंपल बेसिस पे, फुल बेसिस पे चेक नहीं कर सकता। हाँ सर, हमने ये भी पढ़ा था। मैंने कहा था आधी बार मैनेजमेंट आपको डाटा नहीं देता, डिले करता है, डाटा नहीं देता, तो क्या आप उससे जबरदस्ती डाटा ले सकते हो? इन्वेस्टिगेशन की तरह जबरदस्ती, कि सिर पे बंदूक डाली और बोला डाटा दे, क्या ले सकते हो? नहीं सर, हम नहीं कर सकते कुछ भी। हो सकता है मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी के थ्रू फ्रॉड कर रहा है, तो क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं सर, हम पता ही नहीं कर पाएंगे ये उनकी रिलेटेड पार्टी है या नहीं। बहुत कम, हमारे पास बहुत कम सोर्सेज होते हैं रिलेटेड पार्टी ढूंढने के लिए। कभी कभार लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट फेक है, ऑथेंटिक नहीं है, तो भी आप कुछ कर पाओगे? नहीं सर, हम ऑडिट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें अपने पढ़ी थी। तो सर ये वही तो आंसर है यार। ये देखो, एक बार मैं तुमको बुक से एक बार क्रॉस चेक कराता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन, ताकि तुमको ऐसा लगे कि हाँ सर हमने पढ़ा हुआ तो है, पता चलो माथे पड़ गए कि नहीं नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं। खराब लोग हो तुम, मैंने तुम्हारे से क्लास, मतलब तुमको मैंने पढ़ाया था क्लास में, देखा था, बहुत खराब लोग हो तुम भरोसा करने लायक नहीं हो, धोखेबाज लोग हो। इसलिए देखो, ये है इनहेरेंट लिमिटेशन। इसके अंदर अपने पढ़ा था भाई ऑडिटर की गलती, मैनेजमेंट की चालाकी, ऑडिटर की गलती, मैनेजमेंट की चालाकी। फिर अपने पढ़ा था कॉस्ट बेनिफिट एंड फ्यूचर, कॉस्ट बेनिफिट एंड फ्यूचर, ऑडिटर की गलती, मैनेजमेंट की चालाकी। फिर ये देखो कॉस्ट बेनिफिट एंड फ्यूचर, ऑडिटर की गलती, मैनेजमेंट की चालाकी, कॉस्ट बेनिफिट फ्यूचर। तो अभी जो आईसीआई ने अभी जो क्वेश्चन पूछा, वो सारा
ऑडिटर की गलती, मतलब नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे, सारे नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे क्या था सर, प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती है वो सारे ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकता, लीगल लिमिटेशन होती है कि वो मैनेजमेंट को फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे पूरा का पूरा डाटा दे, इवन फ्रॉड सोफिस्टिकेटेड होता है, मैनेजमेंट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द फेक डॉक्यूमेंट, मैनेजमेंट फेक डॉक्यूमेंट आपको दे सकती है, ऑथेंटिसिटी आप पता नहीं कर सकते, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वाला था कि रिलेटेड पार्टी कभी कभार आप पता नहीं कर पाओगे, यही 4 पॉइंट पढ़े थे, यही पढ़े थे। अब बस आईसीआई ने इसको थोड़ा डिटेल में लिख दिया, देखो मेन जो अपन ने पढ़ा ना मार्क्स अपन को उससे मिल जाएंगे, जो अपन ने 4 पॉइंट लिखे मेन वो के वो लिखने, बस आईसीआई ने थोड़ा डिटेल में लिख दिया, बस एक बार आप वन टाइम रीड मार लेना, वन टाइम रीड मार लेना आप, ठीक है। ये देखो प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन होती है, ये अपन ने पढ़ा प्रैक्टिकल लिमिटेशन कि भाई वो सारे ट्रांजैक्शन टेस्ट नहीं कर सकता, हां सर नहीं कर सकता, उस पे लीगल लिमिटेशन होती है, लीगल लिमिटेशन क्या होती है कि मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, अपन उसको फोर्स नहीं कर सकते, देयर इज नो वे बाय विच ऑडिटर कैन फोर्स द मैनेजमेंट, क्या उससे फोर्स कर सकते, बंदूक दिखा के डाटा ले सकते, आंसर इज नो सर, ठीक है। फ्रॉड ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, मैनेजमेंट बिल्कुल सोफिस्टिकेट तरीके से फ्रॉड को ऑर्गेनाइज करती है, इट इज हार्ड टू डिटेक्ट बाय द ऑडिटर, ऑडिटर इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये भी अपन ने पढ़ लिया। सो वी आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने में अपन एक्सपर्ट नहीं होते, रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट भी अपन ने पढ़ लिया, तो ये सारे इनहेरेंट लिमिटेशन वाले बस ये मैंने हाईलाइट करा, वो अपन को मेनली एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। तो सर मेन गेम तो यही वाला है, आ जाओ। तो ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है सर, अपना इतना टेंशन वाली बात है नहीं, चलो इसको बंद भी कर देते, मैं केवल 1-2 क्वेश्चन क्रॉस चेक कराऊंगा, और भाई देखो ना यार, मैं तुमको ना केवल आरटीपी रिवीजन होता है, तुम सोचो कि सर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में कराओ, अरे भाई रिपीटेड क्वेश्चन डिटेल में थोड़ी ना कराऊंगा, रिवीजन वाला है, अभी तो बस एक बताऊंगा, नया है तो अपन एक बार बता देंगे, चलो एक तो मैंने बता दिया, एक आधा और बता देता हूँ, फिर मैं बता दूंगा भाई देखो ये भी है, ये भी है, ये भी करा हुआ है, ये भी करा हुआ है, ठीक है ना। चलो अब ये है अपना ऑडिट प्रोग्राम का, ऑडिट प्रोग्राम वाला जो अपना चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक अपनी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग प्रोग्राम वाला। बाकी आईसीआई के हिसाब से अपना कौन सा चैप्टर है वो अपन ने इंडेक्स में दिया हुआ है, ये देखो, ये पता है क्या बोल रहे हैं, लास्ट में पढ़ो, ये नीचे नीचे, बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट, ऊपर फैक्ट के हिसाब से analyze why preparing written audit program is advantageous to the audit of strong limited। कुल मिला के बोल रहा है कि रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाने के एडवांटेज क्या होते हैं, रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम बनाने के एडवांटेज क्या होते हैं, क्या एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम अपन ने नहीं पढ़े थे, हाँ जी सर बिल्कुल पढ़े थे, यही वाले थे, यही वाले थे, ये देखो असिस्टेंट को सेलेक्ट करना, उसको इंस्ट्रक्शन देना कि भाई अगर मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा तो असिस्टेंट को सेलेक्ट कर पाऊंगा, उसको इंस्ट्रक्शन दे पाऊंगा, उसको बता पाऊंगा कि तुझे क्या क्या काम करना है, मतलब टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट। आईसीआई ने पहले जब मॉड्यूल के अंदर आंसर दिया हुआ है ना, मॉड्यूल में जो टॉपिक दिया हुआ है वहां पे उन्होंने ये वाली हेडिंग नहीं दी, ये वाली हेडिंग मैंने डाली हुई थी तुम्हारी बुक में, ये मैंने तुमको पहले भी कहा था मैंने डाली हुई है। इस बार जो आईसीआई ने आंसर दिया ना अभी आरटीपी में, तो आईसीआई ने भी इसी तरह की सेम हेडिंग डाल दी, बस थोड़ा बहुत चेंज करा हेडिंग के अंदर, बाकी आईसीआई ने भी लगभग सेम हेडिंग डाल दी, तो अपन आईसीआई से पहले एक कदम आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो, तो देखो वर्क टू बी परफॉर्म, साथ में फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहा गया क्या हो गया, साथ में अपन ने पढ़ा था फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ऑडिट प्रोग्राम जो भी बनाता है उस असिस्टेंट का अपन साइन करवा लेते हैं कि भाई ये इंसान ही रिस्पॉन्सिबल होगा, साइन करवा लेते हैं अपन उससे पहले ही। रिड्यूस द डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग कि भाई डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग खत्म हो जाता है कि ऑडिट प्रोग्राम में अपन ने पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो इंसान फॉलो करेगा ही करेगा, उसको इग्नोर नहीं करेगा। ऑडिट की प्रोग्रेस अपन इजीली कंट्रोल एंड मॉनिटर कर पाते हैं अगर ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ है। अगले साल के लिए गाइड होता है, हाँ सर कि नेक्स्ट अपन ने इस साल ऑडिट प्रोग्राम बना लिया तो अगले साल भी उस प्रोग्राम को देख के बना सकते हैं अपन। एविडेंस ऑफ एक्सरसाइज केयर, मतलब क्या पाइए कि अगर कोई अपन को ये बोले बाद में आके कि तुमने ऑडिट अच्छे से नहीं करी तो भाई हम उनको अपना ऑडिट प्रोग्राम बताएंगे, ये देखो हमने ये चीजें चेक करी है तो हमने बिल्कुल केयरफुल तरीके से ऑडिट करी है, हमने मतलब नेग्लिजेंस होके नहीं करी। अगर कोई एलिगेशन देगा कि तुमने नेग्लिजेंस होके ऑडिट करी है, नहीं भाई हमने केयरफुल होके ऑडिट करी है। वैसे आईसीआई ने हेडिंग के अंदर बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज कर दी, ये वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये वाली हेडिंग में थोड़ी थोड़ी चेंज करी आईसीआई ने, बाकी पहले तो आईसीआई ने हेडिंग दे भी नहीं रखी थी, अभी दी है अपन ने, तो पहले से दी हुई है भाई हेडिंग, ठीक है ना, बाकी वही मतलब सेम है। आ जाओ, तो बस एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्लान प्रोग्राम लिखने, बस इस बार क्या करा आईसीआई ने, हर एक केस का ना आईसीआई ने पॉइंट लिख दिया, जैसे मैं बताता हूं, ये देखो अब अपन जैसे ऑडिट कर रहे कोई स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग लिमिटेड की, ठीक बात है सर, वहां पे अपन ने क्या करा, 2 असिस्टेंट को नए रिक्रूट करा कि मैं ऑडिटर हूं, मैंने 2 नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करा, दे आर अनश्योर अबाउट द एग्जैक्ट ऑडिट प्रोसीजर। वो जो 2 नए असिस्टेंट है ना, वो 2 नए वाले असिस्टेंट बोल रहे हैं कि यार हमको तो पता ही नहीं हमको क्या करना है, हमको कौन से ऑडिट प्रोसीजर करने हैं, उनको तो पता ही नहीं है।
तो भाई अब क्या करे, तो भाई ऑडिट प्रोग्राम दो उनको, ऑडिट प्रोग्राम। ये देखो, अगर आप उनको ऑडिट प्रोग्राम दे दोगे, अगर आप उनको ऑडिट प्रोग्राम दे दोगे तो इट विल बी क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द असिस्टेंट। तो भाई उससे क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा असिस्टेंट को कि उनको क्या क्या करना है। ये वाला पॉइंट यहां पर है। कुल मिला के आईसीए को आंसर देना है। ये देखो, कुल मिला के पूरा एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्लान है वो के वही लिखना है। ये देखो, साथ में ना अनेबल टू विजुअलाइज द फुल स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। साथ में ऑडिट की जो टीम है उन टीम को पता ही नहीं पड़ रहा कि ओवरऑल कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर करने, हमारा ऑडिट का स्कोप क्या है, टोटल हमको क्या क्या काम करना है। अरे भाई अगर आपके पास ऑडिट प्रोग्राम होता तो ऑडिट प्रोग्राम में आप बताते हो वर्क टू बी परफॉर्म, मतलब टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट, ओवरऑल आपको क्या क्या काम करना है पूरा वो आप ऑडिट प्रोग्राम में लिखते हो। तो ये वाला पॉइंट भी यहां पर ही कवर हो जाता। ठीक बात है सर, ओके। उसके बाद बिकॉज द ऑडिट वर्क हैज नॉट बीन फुल्ली प्लान्ड, क्योंकि आपने ऑडिट को सही से प्लान नहीं करा था, इस वजह से वी आर अनेबल टू अलोकेट द टास्क टू द असिस्टेंट। हमने ना क्योंकि ऑडिट को अच्छे से प्लान नहीं करा था तो हमको ये नहीं पता पड़ पाया कि कौन सा काम किस किस असिस्टेंट को दे। ये वाला काम पप्पू को देंगे, ये वाला काम पिंकी को देंगे, ये वाले चप्पू को देंगे, ये वाला गप्पू को देंगे, ये वाला निब्बा को देंगे, निब्बी को देंगे। कौन सा काम किसको देंगे वो पता नहीं पड़ पाया, मतलब कौन सा बंदा हमको चाहिए बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी। अगर आप ऑडिट प्रोग्राम बना लेते ना भाई, अगर आप ऑडिट प्रोग्राम बना लेते तो आप असिस्टेंट को सेलेक्ट इजीली कर पाते कि भाई असिस्टेंट को सेलेक्ट करके कि कौन सा जॉब उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको देना है कि भाई ये इंसान ये वाला काम कर पाएगा, ये वाला काम नहीं कर पाएगा, वो वाला पॉइंट है। उसके बाद आपने कुछ काम आपने ओवरलुक कर दिए, मतलब कुछ काम आपने सही से नहीं करे, ओवरलुक कर दिए। अगर आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते तो इट विल रिड्यूस द डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग, कुछ ओवरलुक नहीं करते। assistant have not signed off on the audit procedure so it is difficult to trace the work back। तो भाई जो भी काम ऑडिटर ने खुद ने, जिस भी टीम मेंबर ने करा है उसने उसके वर्किंग पेपर ऑडिट प्रोग्राम पे साइन नहीं करा, तो भाई अगर आप साइन नहीं करोगे तो पता कैसे पड़ेगा कि सेल की चेकिंग पप्पू ने करी है, परचेज की चेकिंग पिंकी ने करी है, और कुछ भी जैसे अफिक्स एसेट की चेकिंग निब्बा ने करी है, लाइबिलिटी की चेकिंग निब्बी ने करी है, कैसे पता पड़ेगा। तो भाई ऑडिट प्रोग्राम पे जो भी बंदा कोई चेकिंग कर रहा है वो साइन करेगा अपने। तो भाई ये वही है कि भाई फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब साइन आपको करना पड़ेगा। तो ऑडिट प्रोग्राम अगर आप बनाते तो वहां पे साइन कर लेते तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती। डिफिकल्ट टू ट्रैक द प्रोग्रेस, अब जो मेन सीनियर बंदा है ऑडिट का, जो मेन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हेड, वो बंदा प्रोग्रेस ही नहीं पता कर पा रहा कि यार ऑडिट सही से हो रही है नहीं हो रही, कितना काम हो गया कितना पेंडिंग है। अरे भाई अगर तू ऑडिट प्रोग्राम बना लेता, ऑडिट प्रोग्राम, तो तू प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट इजीली ट्रेस कर पाता, कंट्रोल एंड मॉनिटर कर पाता चीजों को। ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये सारे वो के वही पॉइंट अपन को सारे याद करने का नहीं सर, 5 पॉइंट लिखने थे अपन को, तो 5 में आप 5 मिल जाएंगे, इतने से नहीं लिखना, 8-10 पॉइंट नहीं लिखने अपने को, 5 ही लिखने अपने को, तो ठीक है ना। ये देखो, साथ में उन्होंने ना करंट ईयर का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो अगले साल यूज करना चाह रहे हैं, तो वो ये भाई ऑडिट प्रोग्राम आप बनाओगे तो नेक्स्ट ईयर का गाइड भी आपको दे देगा। कुछ लोगों ने एलिगेशन लगाई कि मैंने ऑडिट सही से नहीं करी। अगर मेरे पास ऑडिट प्रोग्राम होता तो वो भाई एविडेंस होता कि भाई मैंने केयरफुल तरीके से ऑडिट करी है, कोई भी मैंने नेग्लिजेंस नहीं करी है। तो ऑडिट प्रोग्राम के यही एडवांटेज ये आपको लिखना है, ठीक है ना, बस ये वही। अब सर उसके बाद ये डायरेक्ट बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी रामायण आपको कभी पढ़नी भी नहीं। देखो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, पहले हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन आपको पहले पढ़ना है। कैसे पढ़ना है सर, हमको ना पहले लास्ट की 3-4 लाइनें लिखनी, देखनी है कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। आधी बार फालतू की कहानी होती है, जैसे अगर मैं इधर भी देखूं, इतनी लंबी चौड़ी कहानी थी, फाइनल, अब फाइनल क्या था, फाइनल क्या था सर, फाइनल इतना बोला था कि भाई ऑडिट प्रोग्राम बनाने के एडवांटेज क्या होते। अरे भाई बात खत्म, वो तुम्हें वैसे ही लिख देता, वो तुम्हें वैसे ही लिख देता, बस थोड़ा बहुत आंसर को लिंक करना था, थोड़ा बहुत आंसर को लिंक करना था। तो लिखा तो ये का यही आंसर ने, आंसर में ये तो ये लिखा है, बस थोड़ा बहुत केस स्टडी से लिंक कर दिया, जो ऊपर केस स्टडी थी। जैसे क्लियर इंस्ट्रक्शन टू असिस्टेंट कि भाई जो 2 न्यूली रिक्रूट असिस्टेंट है उनको पता नहीं है कि ऑडिट में क्या क्या करना है, दो न्यू असिस्टेंट उनको पता नहीं ऑडिट में क्या क्या करना है। अगर आपके पास ऑडिट प्रोग्राम होता तो आप उनको ना इंस्ट्रक्शन दे पाते, बस वो उससे लिंक करना है, थोड़ा बहुत लिंक करना है, कोई इतना जरूरी नहीं है, चलेगा, ठीक। आ जाओ नीचे। अब जैसे ये क्या बोल रहे हैं
एक्सप्लेन हाउ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वुड बी बेनिफिट टू द ऑडिटर, कि अगर आप इवेल्युएट करोगे इंटरनल कंट्रोल को तो क्या बेनिफिट होगा ऑडिटर को। सर ये अपन ने रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल जो अपनी बुक में चैप्टर नंबर 4 है उसमें से पढ़ा हुआ है ना, वो जो ट्रिक नहीं थी अपनी अराइज वाली ट्रिक थी अपनी, कि इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, बताऊं क्या? देख लो यार तुम भी फटाफट से, तुम तो वरना मेरे माथे पड़ जाओगे, नहीं नहीं सर आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो बताया ही नहीं। तुम खराब लोग हो, मैंने बोला था तुम खराब लोग हो। पेरीविच, ये रहा, यहाँ पे अपन ने ऑल्ड लिखा हुआ और इस बार ये आरटीपी में भी आ चुका है, ये लो तुम्हारे आरटीपी भी लिख दूं मैं यहाँ पे, RTP 26। चलो अपन ने ये भी चेंज कर दिया। तो ये वही वाला है, ये वाला कि अपन ने अराइज वाला पढ़ा था, मैंने कहा था कोई भी 4-5 याद कर लेना, वो वाला अपन ने अच्छे से इसको पढ़ा था वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम, ये सेम टू सेम यार, बार पे सेम वाला तो मैं नहीं कराऊंगा यार, ठीक है ना, समझो ना यार, थोड़ा भावना समझो ना यार, प्लीज ना यार, ऐसे मत करो ना यार, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं सर सेम वाले भी वापस करा दो, अरे ऐसे नहीं। और बाकी हाँ, बच्चों की रिवीजन वाली रिक्वेस्ट बहुत आ रही है भाई, सुनो ना, रिवीजन लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए तुम्हारे, पूरी ऑडिट का मैराथन तुमको मिलेगा, फुल ऑडिट का मैराथन मिलेगा, तुम टेंशन ना लो ना, मैंने शुरू कर दिया। तुम इतना क्यों डरते हो, मैंने कहा था मैं कराऊंगा रिवीजन तो कराऊंगा, तुम बड़ा रोने लग जाते हो, नहीं यार अभी तक नहीं आए, अरे आएंगे आएंगे, बहुत सारी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज करो ना एक बार रिवीजन, आ जाओ। अब ये देखो वापस मैं नीचे से पढ़ रहा हूं, स्टेट कंडीशन एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ऑडिटर वाइल रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे अगर आप कभी रिलाई करना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, देखो वैसे तो सिंपल है, मैंने आपको बताया था सीसीओ यू है, जब भी आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम यूज में लोगे तो आपको क्या इवेल्युएट करना है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, सर ऐसे 500 में पढ़ा था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कंपिटेंट है या नहीं, कैपेबल है या नहीं, ऑब्जेक्टिविटी है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वर्क, तो मैंने सीसीओ यूए पढ़ाया था तुमको। तो यहाँ पर कुल मिला के मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट यूज लिया है, कोई लिया होगा, जैसे इन्वायरमेंट का प्रोविजन, इन्वायरमेंटल प्रोविजन कोई बनाना है, साइट स्टोरेंस, साइट रिस्टोरेशन, इन्वायरमेंट क्लीनअप कॉस्ट, इन्वायरमेंटल लॉ में कितने रुपए लगेंगे, उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट रखा है। तो कुल मिला के ऑडिटर को मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर रिलाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, सीसीओ यू है, कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी, मेन पॉइंट अपना ये था। आ जाओ देख लो आंसर एक बार, ये रहा। तो एंटिटी ने चाहे या तो एम्प्लॉय कराए किसी एक्सपर्ट को या फिर किसी एक्सपर्ट को एंगेज कराए तो वो उस पर रिलाई कर सकता है, प्रोवाइडेड उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है ना, हाँ ठीक है सर। अब मेनली आंसर क्या है सर, ये देखो सीसीओ, सीसीओ कंपिटेंसी कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी मैनेजमेंट एक्सपर्ट की, फिर यू से उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, ए से सीसीओ यू ए से उसका काम अप्रोप्रिएट है या नहीं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। और फाइनली भाई मैंने कहा था कि आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर रिलाई कर रहे हो तो क्या आपकी रिस्पांसिबिलिटी कम हो जाएगी, कोई भी गलती मिली तो आप बाद में ऑडिट रिपोर्ट में कोई गलती मिली तो आप ये कह दोगे नहीं नहीं ये काम तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने करा था हम क्या करें, नहीं भाई, फाइनल रिस्पांसिबिलिटी तो आपकी रहेगी। तो बस वही है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट को काम यूज में लेने पे इट विल नॉट रिड्यूस द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, बात खत्म। तो मेन इसका आंसर था सीसीओ यूए, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे आईसी ने ऐसे 500 का रेफरेंस दिया तो तुम चाहो तो दे देना, पता चला इसे बाद में दे दे एग्जाम टाइम पे। आज सर ये ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस अपनी बुक के अंदर, यहाँ पे तो आईसी में चैप्टर 5 है, अपने चैप्टर नंबर 16 है, अपनी बुक में चैप्टर नंबर 16 है। अरे भाई मजे की बात, मैंने कहा था भाई अपन कुछ कुछ टॉपिक ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ एफएस के छोड़े थे, अपन ने बहुत ऊपर ऊपर से पढ़े थे कुछ कुछ टॉपिक, मैंने कहा था भाई सारा नहीं हो सकता। अच्छी बात बताऊं वापस से, आरटीपी में भी कोई भी नया क्वेश्चन नहीं आया, जो अपनी बुक में कवर है उन 50 एक पेजेस के अंदर केवल वही क्वेश्चन आरटीपी में वापस से आया है। तो भाई इसलिए अपन ने कहा था कि अपन अच्छा खासा जुआ सट्टा वहां पे खेल सकते हैं, और भाई अपना सट्टा बिल्कुल अच्छा चल रहा है फेवर के अंदर। आ जाओ, तो इतना बड़ा देखो, मुझे रामायण नहीं पढ़नी है कुल मिला के, कि ये पोर्शन ऑफ इन्वेंट्री है कुल मिला के, तुम पढ़ना एग्जाम टाइम पे एक बार पढ़ना, पर कैसे पढ़ोगे देखो, चलो बता देता हूं एक बार। ये देखो, सबसे पहले तुमको कुल मिला के नीचे पढ़ना है कि ऑडिट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, टू एस्टेब्लिश द लीगल ओनरशिप ओवर राइट एंड ओवर ऑब्लिगेशन ऑफ द इन्वेंट्री। कुल मिला के आपको राइट एंड ऑब्लिगेशन बताना है इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री का राइट ऑब्लिगेशन चेक करना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आंसर होता है इसका राइट ऑब्लिगेशन का, अपन ने बताया हुआ इन्वेंट्री का कि अपन कंपनी का इनवॉइस चेक कर लेंगे, मेरी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री अगर मेरे पास है एज ए कंसाइनी तो मैं एक्सक्लूड कर लूंगा, वो वाले पॉइंट है।
तो वो के वही पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यही दिया हुआ है कि मैं एक ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अ पोर्शन ऑफ इन्वेंट्री इज हेल्ड एट ए कंपनीज ओन वेयरहाउस, कि मैंने बहुत सारी इन्वेंट्री तो मेरे पास हेल्ड करी हुई है, और बहुत सारी इन्वेंट्री कोई थर्ड पार्टी के पास भी है। अगर थर्ड पार्टी के पास है तो मैं उसे कंफर्मेशन भेजूंगा, ये भी अपन ने पढ़ा था यही वाला। तो कुल मिला के आप उसकी ओनरशिप कैसे चेक करोगे, वो वाला क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, मैं इस पे कुछ कराऊंगा नहीं तुमको यार, ये देखो ये वाला। तो मैंने कहा था आप डॉक्यूमेंटेशन परचेज के चेक कर लेना, साथ में आपने जो कंसाइंड गुड्स को आप चेक कर लेना, कंसाइनी एग्रीमेंट चेक करना, कंसाइनर कंसाइनी वाले पॉइंट हैं। मेरे गुड्स अगर किसी दूसरे के पास है तो मैं थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन भी ले लूंगा, मैंने ये भी बोला था। देखो इन्वेंट्री विद द थर्ड पार्टी अगर कुछ है तो कंफर्मेशन वाला पॉइंट भी तो था यार, कहीं तो था। हाँ मतलब वो ये थर्ड पार्टी के पास से कुल मिला के चेक करना है, तो थर्ड पार्टी को जनरली कंफर्मेशन ही भेजते हैं। हाँ ये रहा ना, लेटर एड पे अपन साइन करा के उससे कंफर्म कराएंगे, वही वाले पॉइंट है, ठीक है। तो ये वही वाले पॉइंट है जो अपन ने पढ़े हुए, देखो मैं डिटेल में तो अभी नहीं कराऊंगा। चलो आ जाओ, तो सेम सेम क्वेश्चन है, फिर वापस से सेम क्वेश्चन अगला वाला, ये वाला आया, क्या आया सर? कुल मिला के अपन को कहीं पे रिस्क लग रहा है कि कंपनी ने जो रेवेन्यू बुक करा है, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, कि कंपनी ने अपना रेवेन्यू ओवर स्टेट करके ज्यादा तो नहीं दिखाया, ओ कंपनी ने अपना रेवेन्यू ज्यादा तो नहीं दिखाया, अपन को ये रिस्क लग रहा है। तो एक्सप्लेन करो ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई द अकरेंस असर्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू, कि भाई ये रेवेन्यू असली में अकर हुआ या नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं पे रिस्क है, कहीं ना कहीं पे रिस्क है कि मैनेजमेंट ने अपना रेवेन्यू ज्यादा तो नहीं दिखाया, पता चला 50 लाख की सेल हुई, मैनेजमेंट ने 5 करोड़ की दिखाई है, तो तुम कैसे चेक करोगे? तो कुल मिला के अकरेंस असर्शन चेक करना है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन अपनी बुक में दिया हुआ है कि भाई मैं सेल्स के इनवॉइस चेक करूंगा, थर्ड पार्टी से थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लूंगा, कोई भी कस्टमर फिक्टिशियस तो नहीं है, कस्टमर और फेक कस्टमर तो नहीं है, डबल बार डुप्लीकेट बार अपन ने कोई इनवॉइस तो बुक नहीं कर लिया, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, ठीक है ना। रेशियोज वगैरह चेक करूंगा, ये वो के वही पॉइंट है यार। ये देखो डबल बार से सेल इनवॉइस डबल बार तो आपने बुक नहीं कर लिया है, ये देखो सेल्स का इनवॉइस चेक करोगे सेल्स की जेबी से, कंफर्मेशन लोगे, फिक्टिशियस कस्टमर तो नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आपने गुड्स शिप तो नहीं कर दिया, सामने वाले को चाहिए ही नहीं था तो भी आपने शिप कर दिया, और ईयर एंड पे तो आपने रेवेन्यू बुक कर दिया, ईयर एंड पे रेवेन्यू बुक कर लिया क्योंकि आपने गुड्स को भेज दिया था, और ईयर एंड के बाद उसने वापस से आपको गुड्स दे दिया, गलत है ना ये तो ये वही वाले पॉइंट। तो सर सब अपने करे हुए, सब अपने करे हुए अपन ने, ठीक है ना। भाई अपनी ऑडिट की प्रिपरेशन अच्छी गई थी, अपने बहुत अच्छा पूरा कवरेज लिया था, इसलिए मैं बोला था तुमको। सिंपल क्वेश्चन आया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ऐसे 230 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कुल मिला के पर्पस क्या होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, ये बता दो। पर्पस मतलब इंपॉर्टेंस क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है भाई, ऐसे 230 का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो क्या करूं मैं इसमें, तुमको समझो ना, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अब ये भी सेम लिखा हुआ है, मतलब सेम मतलब वो ये कि सेम क्वेश्चन अपन ने करे हुए, ये देखो कुल मिला के कोई अपन को सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली इंटरनल कंट्रोल के अंदर, ठीक है, वो अफेक्ट कर सकती है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जब भी आपको कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली इंटरनल कंट्रोल में, तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कम्युनिकेशन की। अरे भाई ऐसे 265 अपन ने पढ़ा है, जब भी ऑडिटर को कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलती है तो वो ऑडिटर उसको कम्युनिकेट करता है एक लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर। तो भाई उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ कि वो टीसीडब्ल्यूजी को क्या क्या कम्युनिकेट करता है, मैनेजमेंट को क्या क्या कम्युनिकेट करता है, और वो लेटर ऑफ वीकनेस के अंदर क्या क्या मैटर्स होते हैं। कराता नहीं कराता? नहीं तुम ना, मुझे पता है पलट जाओगे गंदे लोग हो। चलो एक और क्रॉस चेक कर लो यार, तुम गंदे लोग हो मुझे पता है भाई, तुम पलट जाते हो, कितना भी अच्छा इंसान तुम्हारी मेहनत कर ले, पर नहीं 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 सर आपने नहीं कराया। बहुत गंदे लोग हो, बहुत गंदे चूस हो। लेमन चूस रहे हो, चूस रहे टाइम पे है, लेमन चूस रहे हो, चूस रहे, विटामिन सी की कमी हो जाएगी, लेमन चूसते रहना। हाँ कुछ भी लगे ऐसा तो फटाफट मुंह में डाल के चूस जाना, फटाफट मुंह में डाल के चूस जाना लेमन को, ठीक है ना। शेर आ जाओ, विटामिन सी की कमी नहीं करनी, गर्मी पड़ने लग गई है भाई, धूप बहुत ज्यादा है अभी, आ जाओ। ये वाला कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, तो भाई अपन ने ये पढ़ा था कम्युनिकेट ऑन टाइमली बेसिस, और साथ में आप जब कम्युनिकेट करते हो तो उसमें आपने रिटर्न कम्युनिकेशन में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो। डीएस मैंने बोला था, डीएस डिस्क्रिप्शन एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर मैंने बोला था मेरा पर्पस क्या है, कि भाई मेरा पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना नहीं है। मेरा पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, इंटरनल कंट्रोल पे नहीं है। वो तो मेरे को जो गलती मिल गई वो गलती मैं आपको इंटरनल कंट्रोल की बता रहा हूं, बस समझो ना, समझो ना इशारे, समझो ना इशारे, हाँ बस भाई सब पढ़ा हुआ है अपना, सब पढ़ा हुआ है। चलो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है सर। ये क्या है सर, ऐसे 600 किसका था सर, प्रिंसिपल ऑडिटर और
कंपोनेंट ऑडिटर। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑडिटर कंपोनेंट ऑडिटर का बोला है, तो बोल रहा है कि दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वो बताओ। साथ में प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या, प्रिंसिपल ऑडिटर जो बड़ा वाला ऑडिटर होता है ना पप्पू, मेन ऑडिटर वो क्या क्या प्रोसीजर करेगा, क्या क्या प्रोसीजर करेगा अदर ऑडिटर पे। तो भाई ये तो बहुत बड़ा वाला आंसर था, वो का वही है। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, एक वो बताना है, और साथ में वो कौन कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, इवन वो आधी बार क्या करता है, वो कंपोनेंट को विजिट भी करता है, हाँ सर करता है। तो बस आ जाओ, ये वो का वही है। चलो एक और क्रॉस चेक करा दूं तुमको, करवा दूं, कर लो बस। तू नज्म नज्म सा मेरे आंखों में डर जा, तू ख्वाब ख्वाब सा। गाने गाने की याद तो नहीं आ रही ना मेरे? याद आ रही है तो प्लेलिस्ट दे दूं तुमको मैं, हैं? ये वाला। तो सबसे पहले वही बोला कि प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर क्या होते हैं, अपने चैप्टर नंबर 11 में अपने डाला हुआ है ये। तो भाई सबसे पहले तो उसने बोला दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन से इसका मतलब है ये वाला, ये देखो कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी इसने पूछ लिया। हालांकि जनरली ये वाला पॉइंट पूछता है, तो मैंने बोला था ये ऐसे पूछता है कि अदर ऑडिटर का काम अपने लिए एडिक्वेट है या नहीं, जनरली ये ऐसे पूछता है। पर इस बार इसने बोल दिया कि भाई प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं, दोनों आपस में कम्युनिकेशन करते नहीं करते, ये बता दो। तो ये सेम ही है, यही वाला पॉइंट कि भाई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जो प्रिंसिपल ऑडिटर है वो उसको एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को, प्रिंसिपल ऑडिटर एडवाइस करेगा अदर ऑडिटर को क्या क्या चीजों के बारे में सर? आईटीएसए, मैंने बोला था आईटीएसए, इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन कौन कौन से उनको आइडेंटिफाई करना, टी से टाइम टेबल, एस से सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, ए से एरिया विच रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, ये मैंने बताया था। वो का वही है, वो का वही है भाई। ठीक है, हाँ पर एक तो पहला फर्स्ट वाला आंसर ये हो गया, फिर बाद में आईसीआई ने ये भी लिख दिया, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं था ये कि वो कुल मिला के और क्या क्या चीजें परफॉर्म करेगा, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या चीजें परफॉर्म करेगा कि भाई अदर ऑडिटर का काम सब कुछ सही है या नहीं, ओवरऑल उसका काम को इवेल्युएट करने के लिए। तो भाई फिर वो चाहे तो वो विजिट कर सकता है, पर जनरली उसको अगर वो बंदा कंपिटेंट है तो वो उस पर रिलाई भी कर सकता है, अगर वो बंदा कंपिटेंट है तो उस पर रिलाई भी कर सकता है, वो चाहे तो विजिट कर सकता है, कंपिटेंट है तो रिलाई कर सकता है। ये वाले पॉइंट्स थे, हाँ सर। फिर एक ये वाला पॉइंट था कि भाई वो प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर के प्रोसीजर को चेक कर सकता है, कि भाई वो अदर ऑडिटर से पूछ सकता है, अदर ऑडिटर से पूछ सकता है कि तूने कौन कौन से ऑडिट के प्रोसीजर लगाए हैं, अदर ऑडिटर से पूछ सकता है तूने ऑडिट करते हो कौन कौन से ऑडिट के प्रोसीजर लगाए हैं। उससे वो रिटर्न समरी मांग सकता है कि भाई तेरी क्या क्या ऑडिट की फाइंडिंग है, तुझे क्या क्या गलतियां मिली, सामने वाला जो कंपोनेंट ऑडिटर है उसको ऑडिट करते हुए कोई गलतियां मिली होगी, उससे पूछेगा तुझे क्या क्या कहाँ पे कौन कौन सी गलती मिली। साथ में अपन उससे कैसे पूछ सकते हैं, मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर को क्वेश्चनरी दे सकता है, चेकलिस्ट दे सकता है, तो वो ये भी कर सकता है। बस ये वाला फिफ्थ वाला पॉइंट नहीं लिखना, फिफ्थ वाला नहीं लिखना, बस इतना ही है। आ जाओ, ये आईसीआई का आंसर है। पहले कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट जो मैंने आपको आईटीएसए वाला बोला था ना कि देखो दोनों के बीच में सफिशिएंट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आईटीएसए इंटर कंपोनेंट स्पेशल कंसीडरेशन टाइम टेबल अकाउंटिंग वाला, ये वाला। फिर वो कब वही है कि भाई वो अदर ऑडिटर के साथ क्या कर सकता है, उससे उसके ऑडिट प्रोसीजर डिस्कस कर सकता है, रिटर्न समरी मंगा सकता है कि उसको क्या क्या फाइंडिंग मिली, क्वेश्चनरी चेकलिस्ट, वो चाहे तो विजिट कर सकता है उसको, साथ में वो देख सकता है वो सामने वाला बंदा कंपिटेंट है या नहीं, जनरली उस पर रिलाई कर सकता है। हो क्या वही पॉइंट है, ठीक है। आईसीआई ने थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा है, वो तो यार क्या ही कर सकते हैं आईसीआई क्या, बस वो बाकी चीजें वो की वही है। चलो आज 18 वाला एनजीओ का है, सिंपल इसने बोला है, सिंपल इसने क्या पूछा है कि भाई तुम एनजीओ की ऑडिट को प्लानिंग करते हो क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे, तो वो एनजीओ की ऑडिट को प्लान करते हो क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे। तो भाई भाई इसमें अपन ने एक ट्रिक थी अपनी बीसीपीएम आईए, ये वही वाली ट्रिक थी, याद आई कुछ, बीसीपीएम आईए, बी से बायलॉज वगैरह चेक करने थे, सी से कंट्रोल चेक करना था, बस वो क्या वही है। बी से बायलॉज वगैरह मतलब एमओए एओए चेक करने थे, सी से कंट्रोल चेक करना था, यही कही होंगे वो सारे पॉइंट, ये इंटरनल कंट्रोल वाला पॉइंट है। सी से आई ए ये इंटरनल कंट्रोल हो गया, सो सी से कॉन्स्टिट्यूशन था, सी से कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चेक करना था, कौन से एक्ट के अंदर बना है वो रिलेवेंट स्टेच्यू वगैरह के अंदर। आई से इंटरनल कंट्रोल, ए से अकाउंटिंग सिस्टम, पी से पावर की ऑर्गेनाइज का चार्ट देखेंगे किसके पास कितनी पावर है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, वो क्या वही चीज है, ठीक है। एम से मिनट्स ऑफ मीटिंग,
भाई साहब अपनी तो प्रिपरेशन मतलब अच्छी हुई है। अब तुम बेशर्मों को ना, देखो मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए सर कि सर सब सही चल रहा है, ट्रिक वगैरह अच्छी है, पर बहुत बच्चों के ये मैसेज भी आए, और वो नालायक बच्चे थे जो मैंने 1000 बार बोला था अगर तुम ऑडिट से टच छोड़ दोगे बड़ा पछताओगे। हर क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलता था, और कुछ बच्चे नहीं माने, यार ये इंसान तो बोलता रहता है, हम नहीं पढ़ेंगे रोज। भुगत लिए, भुगत लिए, बाद में तुम किसी को भी गाली दो, तुमको जिस पे ब्लेम देना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तुम्हारा है, रिजल्ट तुम्हारा है। भाई इंसान चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है रोज ऑडिट पढ़नी है, रोज अपन क्लास में अच्छे से पढ़ रहे, याद कर रहे, सब कुछ कर रहे, पर ऑडिट मैंने कहा था रोज पढ़नी है, सारी सब्जेक्ट एक तरफ, ऑडिट एक तरफ। जिन्होंने रोज पढ़ी है वो तो बच्चों को मजा आ रहा है, जिन्होंने रोज नहीं पढ़ी उनका बंटा धार हुआ पड़े। पर कोई नहीं, अभी भी टाइम है, चुपचाप अभी भी रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे, अभी भी सब सही हो जाएगा। पर मैं यूं ही थोड़ी ना मजाक में कहा था भाई तुम लोगों को, तुम पता है वैसे भी होमवर्क में रेयरली देता था, मैंने कहा था बेयर मिनिमम चीजें वो तो करनी पड़ेगी तुम लोगों को, तो उसमें भी जोर आता है भाई, गंदे लोग। आ जाओ, ऑडिट ऑफ बैंक का भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है कुल मिला के, कि तुम भाई ऑडिट ऑफ एडवांस के अंदर ऑडिट एविडेंस लेते हुए क्या क्या चीज चेक करोगे। तो ऑडिट ऑफ एविडेंस, ऑडिट ऑफ एडवांस अपन ने डायरेक्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें कैसे ऑडिट एविडेंस लेते हैं वो अपन ने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, अब इसको छोड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। चैप्टर 11 ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा इतना बड़ा रामायण पढ़ने के अंदर। मैंने कहा पहले एक बार मैं नीचे का आंसर पढ़ूंगा, उसके बाद एग्जाम में, तो एग्जाम में तुम ऊपर का पढ़ना, बाद में पढ़ना, पहले एक बार नीचे का पढ़ो, फिर आप पहले एक बार नीचे का पढ़ो फिर ऊपर का पढ़ना। पर भाई मेरे को अभी इच्छा नहीं है, मतलब सिंपल चीज है ना, मेरे को पता है मैंने पढ़ लिया, कोई काम की चीज नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना अभी। आ जाओ, कुल मिला के वो ऐसे 220 में सिंपल बोल रहा है, इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिगार्डिंग क्वालिटी लीडरशिप। इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, कहीं पे भी अगर ऑडिट करने जा रहा है तो इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं अगर यहाँ पर ऑडिट करने जा रहा हूं तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ऑडिट की क्वालिटी अच्छी हो। तो ओवरऑल ऑडिट क्वालिटी, ऑडिट इंगेजमेंट की अच्छी हो, वो इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके बारे में बताना है। तो भाई ये लो, ये ऐसे 220 खुला हुआ है, उसमें ये वाला पॉइंट था अपना लीडरशिप, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी, ये वाला इंगेजमेंट पार्टनर वाला पॉइंट, इंगेजमेंट पार्टनर वाला पॉइंट। कि भाई अपन ने इसमें पढ़ा था टीम ने स्टैंडर्ड को फॉलो करके, लो रेगुलेशन को फॉलो करके, क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करके फिर रिपोर्ट को इशू करा है। तो मैंने कहा था टीम ने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी को फॉलो करके ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है, ये अपन ने ट्रिक दी थी। टीम ने पीआरएल, पीआरएल बोला था अपन ने, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, टीम ने पीआरएल को फॉलो करके, क्वालिटी कंट्रोल को पॉलिसी को फॉलो करके फिर ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है, ये वाला पॉइंट है। और साथ में फैक्ट दैट ऑडिट इज इसेंशियल, सॉरी क्वालिटी इज इसेंशियल, ये वो वाले पॉइंट है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, सिंपल है, कॉम्प्रिहेंसिव सिंपल है। डन सर, अपने ये वाले क्वेश्चन। अब अपन चलते केस सिनेरियो पे, जो केस सिनेरियो है उसके अंदर फर्स्ट वाला केस सिनेरियो थोड़ा अच्छा आया, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज्यादा इजी नहीं, एवरेज आया। चलो आ जाओ केस सिनेरियो पे आ जाओ। ये केस सिनेरियो पे आओ, आ जाओ केस सिनेरियो करते एक बार, ये थोड़ा ठीक ठीक आया, ओके ओके, इतना भी अच्छा नहीं है इतना भी बुरा नहीं है, मतलब ओके ओके बीच का है, आ जाओ। चलिए चलिए चलिए, तो भाइयों बहनों इतने हो। अब ये केस सिनेरियो में बोल रहा है इन्वेंट्री प्राइजेस वर हाईली वोलेटाइल। देखो मैं जनरली मैं जब सॉल्व करता हूं ना, देखो अभी तो मैं क्या सॉल्व करके आया, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से, बाकी जनरली जब मैंने सॉल्व करा था, पता है मैं कैसे करता हूं कभी एमसीक्यू सॉल्व, पहले मैं एक बार ये एमसीक्यू पढ़ूंगा, मैं देखूंगा ये एमसीक्यू किसके रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, अब वो वाला पॉइंट मैं ऊपर ढूंढने जाता था। मैं तो ऐसे करता था एग्जाम में भी और अभी भी, ताकि बड़ा इतना सारा मैं पढ़ लू बिना फालतू का, कचरा काम ही नहीं आया तो वही ना, मैं फालतू क्यों टाइम वेस्ट करूं अपना। पर ठीक है, अभी जो मैंने रिलेवेंट पोर्शन है मैंने मार्क कर दिए, जैसे देखो इन्वेंट्री प्राइजेस आर हाईली वोलेटाइल, इन्वेंट्री के प्राइसेस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। मैं ऑडिट कर रहा हूं मतलब कहीं पे, तो मैंने ऑडिट करते वक्त मैंने नोट करा कि भाई इनके इन्वेंट्री के प्राइसेस बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इन्वेंट्री के प्राइसेस बहुत बढ़ते बहुत कम होते, तो भाई मेरे पास इन्वेंट्री उसकी प्राइस कभी तो बहुत ज्यादा होती है, कभी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, रिस्की मामला है, मतलब इन्वेंट्री थोड़ा रिस्की मामला है। ठीक है, पहले मेरे को पता पड़ा देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी इन द इन्वेंट्री रिकॉर्ड हैज बीन रिपोर्टेड इन द अर्लियर ऑडिट। पहले जब मैं ऑडिट कर रहा था ना पिछले साल, तब मुझे पता पड़ा इनकी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी है, कि भाई इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में लेट से दी हुई है 500 क्वांटिटी, फिजिकल वेरीफाई करने गया तो निकली 200 क्वांटिटी, मतलब इनके दिक्कत चलती है। साथ में कुछ इनके पास स्लो मूविंग आइटम भी है, कि जो बिकी नहीं रहे, बहुत सालों से पड़े हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के जो रोमम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, वो बहुत ज्यादा हाई है, इन्वेंट्री की रोमम बहुत ज्यादा
हाई है। कुल मिला के सिंपल चीज ये है। तो भाई क्या क्या इश्यू मिले अपन को इन्वेंट्री में? वोलेटाइल है, पिछले साल डिस्क्रिपेंसी मिली, स्लो मूविंग है, रोमम ज्यादा है, रोमम ज्यादा है। ठीक है सर, इन्वेंट्री में कुल मिला के रोमम ज्यादा है। अब मैंने पता है जब भी स्लो मूविंग इन्वेंट्री होती है तो उनको बताया था कि अपन को प्रोविजन बना के रखना पड़ेगा भाई कि ये इन्वेंट्री बिकेगी नहीं। ठीक बात है। तो अपन जब प्रोविजन वगैरह बनाए वो बात अलग है। अपन इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करते हैं? सर इन्वेंट्री को अपन वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर कॉस्ट कम है तो उस पे, या एनआरवी कम है तो उस पे। ठीक बात है। पर पता है मैंने जब इंक्वायरी करी स्टोर के मैनेजर से, मतलब जो स्टोर मैनेजर मतलब वेयर हाउस मैनेजर जो इन्वेंट्री को संभालता है, तो स्टोर मैनेजर ने बोला कि भाई कुछ आइटम ऑब्सोलीट हो चुके, खराब हो चुके, फिर भी अभी हमने उसको कॉस्ट पे मेजर करा हुआ है। क्या ये सही बात है? नहीं सर, वो आइटम खराब हो गए, मतलब उनके नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी कम होगी, तो आपने उसको कॉस्ट पे क्यों मेजर करे? गलत है। तो मैंने बोला भाई तुमने कॉस्ट पे क्यों मेजर करे? वो बोला सर अगर हम कॉस्ट पे मेजर करते ना तो हमारा प्रॉफिट कम दिखता, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू कम दिखती तो हमारा प्रॉफिट कम दिखता। पर सर हमको ना प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट दिया हुआ है सीनियर मैनेजमेंट ने और इन्वेस्टर ने, कि अगर हमने उनको कम प्रॉफिट दिखाया तो हमको बेल्टों से मारेंगे, बेल्ट खोलेंगे हाथों हाथ और थड़ाथड़ छटाछड़ बेल्टों से कूटेंगे हमको। दिक्कत है सर हमारे साथ, और ये बेल्टों के निशान बहुत तेज पड़ते हैं सर हमारे साथ, दिक्कत है। हमारे साथ हिंसा कर देते, वो हमारे साथ हिंसा कर देते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट हिंसा, कॉर्पोरेट हिंसा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है भाई, बेचारों की मजबूरी है अपनी अपनी, कोई नहीं। तो भाई अब नीचे पूछो। तो अब ये बोल रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस प्रिलिमिनरी जस्टिफाई द ऑडिटर डिसीजन, मतलब कुल मिला के बोल रहा है कि ऑडिटर ने अब डिसीजन लिया कि भाई क्योंकि इन्वेंट्री रिस्की है, इन्वेंट्री थोड़ी रिस्की है, तो मैं कुछ एडिशनल ऑडिट एविडेंस भी लूंगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के रिलेटेड, कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यूएशन तुम्हारी कुछ गलत हो सकती है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर करूंगा, एक्स्ट्रा एविडेंस लूंगा। तो इसमें से कौन सी चीज जस्टिफाई कर रही है ऑडिटर ने ऐसा क्यों करा? ऑडिटर ने ऐसा क्यों करा? क्योंकि भाई पिछले साल भी आपके डिस्क्रिपेंसी थी, पिछले साल भी आपके इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी थी, आप वैल्यूएशन चेक करना चाह रहे हो ना, तो पिछले साल भी आपके डिस्क्रिपेंसी थी, प्राइस भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, आपकी इन्वेंट्री की प्राइस भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। कॉन्ट्राडिक्टरी इंक्वायरी रिस्पॉन्स, की अपन ने जो इंक्वायरी करी थी स्टोर मैनेजर से, उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी था, मतलब बहुत खराब रिजल्ट था भाई, उसने बहुत खराब खराब बातें बताई है। ठीक है, तो क्योंकि पिछले साल डिस्क्रिपेंसी थी, प्राइस की वॉलेटिलिटी थी, इंक्वायरी का रिस्पॉन्स भी सही नहीं था ऑब्सोलेट इन्वेंट्री को लेके, इस वजह से भाई मैं एडिशनल एविडेंस लूंगा, इस वजह से एडिशनल एविडेंस लूंगा कि इन्वेंट्री सही है या नहीं। तो ये इसका आंसर है। कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज होंगे, देखो वैसे भी 4 पॉइंट होते, कभी कभार आपको चारों सही लगते और कभी कभार चारों सही हो भी सकते, पर अपन को ढूंढना है कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट तो बेस्ट तो यही वाला है। फिर भी एक और बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, सर अपन ने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया कि इन्वेंट्री के अंदर स्लो मूविंग बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी वो ऑडिटर एक्स्ट्रा प्रोसीजर लगा रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री में स्लो मूविंग आइटम ज्यादा, इन्वेंट्री में स्लो मूविंग आइटम ज्यादा हो सकता है, ये भी हो सकता था, पर बेस्ट वाला तो ये लग रहा है, बेस्ट वाला तो ये लग रहा है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा पॉइंट कवर हो रहे हैं। हाँ सर, ज्यादा पॉइंट कवर हो रहे हैं। और फिर भी देखो स्लो मूविंग आइटम अगर है तो स्लो मूविंग के लिए अपन क्या करते हैं? सर स्लो मूविंग के लिए मेनली ना हमको प्रोविजन बनाना होता है, प्रोविजन। तो क्या कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया क्या? सर बना लिया ना, कंपनी ने तो प्रोविजन बना लिया, ये देखो कहा था रे, अभी अपन ने पढ़ा था ना स्लो मूविंग वाला। ये देखो मैनेजमेंट एडिक्वेट प्रोविजन हैज बीन मेड, एडिक्वेट प्रोविजन उन्होंने बना लिया था। ठीक है, ये मेन वाला। फिर भी ये हो सकता था, मैं बोलूंगा आंसर में हो सकता था, पर वो ये बेस्ट अभी यही वाला है कि इसमें सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। चलो आज अब उसके बाद स्टोर मैनेजर स्टेटमेंट दैट ऑब्सोलीट आइटम आर कैरीड एट कॉस्ट, स्टोर मैनेजर ने बोला कि जो खराब आइटम है उसको अपन कॉस्ट पे ले जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का टारगेट है भाई, क्योंकि हमको ऊपर सीनियर मैनेजमेंट बेल्ट खोल खोल के ना मारते हैं, और जैसे ही वो बेल्ट खोलते हैं उनकी पैंट थोड़ी खिसक जाती है नीचे, तो हमको अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए मतलब भावना समझो यार, प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट कुल मिला के मीट हो जाए, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? कंक्लूड दैट इशू रिलेट ओनली टू द ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, मेरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इंपैक्ट नहीं करेगा। पागल क्या, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे इंपैक्ट नहीं करेगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट गलत होगा,
रॉन्ग पॉइंट है, ये बोल रहा है कि केवल ऑपरेशनल पॉइंट है ये, तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, छोड़ दो। पागल है। केवल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लो, बाकी कुछ भी मत करो। पागल है क्या? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एविडेंस होता है, पर क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस होता है? नहीं सर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होता। ठीक है। Treat the information as an indicator of potential management bias एंड मॉडिफाई द ऑडिट प्रोसीजर अकॉर्डिंगली। ये सही लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट यहां पर बायस कर रही है, मतलब प्रोविजन सही से नहीं बना रही, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर के अंदर वो अकाउंटिंग पॉलिसी गलत लगा रही है, केवल कॉस्ट पे वैल्यू कर रही है, इसलिए मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर एक्स्ट्रा करूंगा। ये वाला आंसर सही लग रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ। इन द ऑडिट ऑफ, ऊपर और कुछ पढ़ना था क्या? नहीं ठीक है, चलो यही पढ़ना हो गया। इन द ऑडिट ऑफ एबीसी लिमिटेड, मतलब ऊपर आउट कर रहा था, मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पांस मिले। कुल मिला के इंक्वायरी मैंने करी थी ना स्टोर मैनेजर से, मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी रिस्पांस मिला कि भाई सामने वाले ने बोला कि कुछ गलतियां चल रही है। बिफोर डिजाइनिंग द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, मतलब मैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर करने के पहले मैंने क्या करा, मैंने इंक्वायरी भी करी और साथ में मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करने को सोचा। मैंने सोचा कि यार सब्सटेंटिव प्रोसीजर में बाद में कर लूंगा, पहले एक बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लेता हूं। ये मैंने आपको समझाया था, बहुत बार समझाया था कि आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने के पहले बहुत बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लेते हो कि अगर कंट्रोल अच्छे तो मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करूंगा, अगर कंट्रोल खराब है तो उसमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाऊंगा। ये मैंने बहुत बार बोला था। हाँ सर, बहुत बार बोला था आपने। तो भाई मैंने क्या करा, मैंने डिसाइड करा कि मैं एक बार टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर लेता हूं ओवर द अप्रूवल ऑफ, किस चीज के लिए कंट्रोल में चेक कर रहा हूं, ओवर द अप्रूवल ऑफ इन्वेंट्री राइट डाउन एंड रिव्यू ऑफ एजिंग रिपोर्ट, कि कंपनी के अंदर कोई कंट्रोल अच्छा है या नहीं। कौन सा कंट्रोल? कि भाई अगर कोई भी पुरानी इन्वेंट्री है जो खराब हो चुकी है, अगर कोई इन्वेंट्री खराब हो चुकी है तो भाई आप उसको राइट डाउन करो, आप उसको राइट डाउन करो, बुक से हटा दो। पर क्या अपन बुक से डायरेक्ट हटा देते? नहीं सर, एक बार अप्रूवल चाहिए होती है, किसी की अप्रूवल। तो भाई अपना कंट्रोल है कि अगर पुरानी इन्वेंट्री है तो उसको बुक से हटा दो, पर किसी की अप्रूवल चाहिए होती है, खुद से नहीं हटाते। साथ में इन्वेंट्री की जो एजिंग रिपोर्ट है, स्लो मूविंग इन्वेंट्री की, कौन सी इन्वेंट्री कितनी पुरानी पुरानी पड़ी है, वो एजिंग रिपोर्ट आपको अच्छे से रिव्यू करनी पड़ेगी। एजिंग रिपोर्ट आपको रिव्यू करनी पड़ेगी कि भाई टाइमली में देखूंगा कि भाई मेरे पास कितनी पुरानी पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है, टाइमली बेसिस पे मैं देखूंगा। तो ये मेरे कंट्रोल से, मेरे कंट्रोल से, तो ये मैंने देखा। तो अब ऑडिटर क्या चाह रहा है, मतलब ये देखो ऑडिटर ने ऐसा क्यों करना चाहा, ऑडिटर कंट्रोल की क्यों टेस्टिंग कर रहा है। तो ये देखो ऑडिटर देखना चाहता है कि कंट्रोल क्या एग्जिस्ट करते हैं और इफेक्टिवली चल रहे नहीं चल रहे, इफेक्टिवली चल रहे नहीं चल रहे, ताकि वो जितने भी राइट डाउन है ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री के वो कर दे, कि अगर कोई भी खराब इन्वेंट्री है तो उसको राइट डाउन कर दे, डेफर ना करे, डेफर ना करे। पता चला मैनेजमेंट डेफर कर रहा है कि नहीं नहीं इन्वेंट्री अभी पड़े रहने दो, बाद में राइट ऑफ करेंगे, बाद में राइट ऑफ करेंगे, बाद में राइट ऑफ करेंगे, नहीं। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि कंपनी में कंट्रोल सही है, कोई भी ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है तो मैनेजमेंट उसको राइट डाउन कर देता है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैनेजमेंट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट को मीट करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब इट इज प्रिवेंटिंग मैनेजमेंट, इट इज प्रिवेंटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम डेफर, कि वो डेफर नहीं करने दे रहा है कि मैनेजमेंट मना करिए नहीं नहीं 2-3 महीने बाद में राइट डाउन कर दूंगा, राइट डाउन कर दूंगा, नहीं अभी कर। इट विल प्रिवेंट द मैनेजमेंट फ्रॉम डेफरिंग द राइट डाउन ऑफ ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री एंड मीट द प्रॉफिटेबिलिटी टारगेट। तो ये मुझे सही लग रहा है, ये मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। और उसके अलावा पढ़ लो अगर तुमको और भी कुछ सही लग रहा हो कि इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग और क्यों करी। इन्वेंट्री क्वांटिटी चेक करने के लिए, इन्वेंट्री क्वांटिटी चेक करने के लिए थोड़ा ना अपन अभी कोई इंटरनल कंट्रोल चेक करा, ठीक है। सब्सटेंटिव टेस्टिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन कुड रिस्ट्रिक्टेड टू एनालिटिकल प्रोसीजर ओनली, कि ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर लिया ना तो भाई मैं सब्सटेंटिव में केवल एनालिटिकल प्रोसीजर करूंगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करूंगा। फिर ऐसा थोड़ी ना यार, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है केवल एनालिटिकल ही करे, हो सकता है बाकी प्रोसीजर भी करने पड़े। सब्सटेंटिव में टेस्ट ऑफ डिटेल भी तो होता है, टेस्ट ऑफ डिटेल भी करने पड़ सकते हैं। केवल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन काफी है, उसके अलावा मेरे को और कुछ भी नहीं करना। पागल है क्या यार, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी। तो ये वाला ही सबसे बेस्ट आंसर है। चलो अब अपन करते हैं सर ये, आ जाओ फोर्थ वाला। आफ्टर कंक्लूडिंग द कंट्रोल ओवर आइडेंटिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री, मतलब मैंने देखा कंट्रोल ओवर द, कि जो भी कंट्रोल है ना उनका ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री पे, आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वो कंट्रोल अच्छे नहीं चल रहे, कंट्रोल अच्छे नहीं चल रहे हैं।
तो भाई मुझे पता पड़ गया उनके कंट्रोल अच्छे नहीं चल रहे, तो अगर मुझे पता पड़ गया कंट्रोल अच्छे नहीं चल रहे तो मैं क्या करूंगा, अगर कंट्रोल अच्छे नहीं, मैं अपने सब्सटेंटिव प्रोसेसर बढ़ाता हूं, मैं अपने सब्सटेंटिव प्रोसेसर बढ़ाता हूं, बस ये वही करना है अपन को। तो मैंने पता है क्या करा, फिर ऑडिटर ने परफॉर्म करा, सब्सिक्वेंट सेल्स जितनी भी सेल्स हुई उनको अच्छे से चेक करा, फिजिकली इंस्पेक्ट करा स्लो मूविंग को, बहुत सारे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर परफॉर्म करे, मतलब वही कि उसने अपनी सब्सटेंटिव प्रोसेसर को बढ़ाया, सब्सटेंटिव प्रोसेसर को उसने बढ़ाया। ठीक है, तो उसने ये सब्सटेंटिव प्रोसेसर क्यों बढ़ाया, ताकि भाई मेन रिस्क क्या था, मेन रिस्क क्या था सर, मेन रिस्क था कि कंपनी ना राइट ऑफ नहीं कर रही है, राइट ऑफ नहीं कर रही है, जो भी पुरानी इन्वेंट्री उसको राइट ऑफ नहीं कर रही है, मेन रिस्क ये वाला था, स्लो मूविंग इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है, तो बस वो यही है, ताकि मैंने एक्स्ट्रा प्रोसेसर परफॉर्म करे, ताकि भाई ऐसा ना हो कि ये देखो, इन्वेंट्री वॉज ओवर स्टेटेड ड्यू टू डिले इन द डिले और इनएडिक्वेट राइट डाउन, कि भाई अगर मैनेजमेंट अपनी इन्वेंट्री को टाइमली बेसिस पे राइट ऑफ नहीं कर रहा, टाइमली बेसिस पे राइट ऑफ नहीं कर रहा, तो क्या होगा उससे, क्योंकि भाई 5 करोड़ 500 करोड़ की इन्वेंट्री ऐसी है जो बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है, पर मैनेजमेंट उसको राइट ऑफ नहीं कर रहा, मैनेजमेंट उसको राइट ऑफ नहीं कर रहा, तो भाई मैंने उसकी सब्सिक्वेंट सेल्स चेक करी, फिजिकल इंस्पेक्ट करा, कि भाई फिजिकल इंस्पेक्शन करा, मतलब मैंने ऐसा ही चीज देखी कि भाई ये 500 करोड़ की इन्वेंट्री तुमने इन्वेंट्री में ऐड तो नहीं कर दी, पता चला अगर तुमने इसको इन्वेंट्री में ऐड कर दिया तो तुम्हारी इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड शो करेगी, ओवर वैल्यूड शो करेगी, ओवर वैल्यूड, तो भाई मैंने ये इसलिए करा ताकि इन्वेंट्री कोई भी ओवर स्टेटेड इंक्लूड ना हो जाए वहां पे, ठीक है ना, ऐसा वाला। अब उसके बाद अपन आते हैं इस पे, कि वो ये कि भाई मैंने स्लो मूविंग इन्वेंट्री और ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री पे बहुत ज्यादा चेकिंग करी है, बहुत ज्यादा चेकिंग करी है, क्यों करी है, असर्शन कौन सा है सर इस पे, असर्शन एग्जिस्टेंस चेक करना है, कंप्लीटनेस चेक करना है, प्रेजेंटेशन है, वैल्यूएशन, सर सिंपल बात है, मेरे को वैल्यूएशन चेक करनी है, क्योंकि ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे होती है, और अगर स्लो मूविंग है तो उस पर प्रोविजन बनाओ, तो मेनली मेरे को वैल्यूएशन चेक करना है उसका, ठीक है, बस ये अच्छा था केस, नहीं मतलब ओके ओके था, एवरेज रेंज का, कुछ चीज इजी थे, एक दो थोड़े अच्छे वाले भी थे, ठीक है, चलो आज अब ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ये तो सिंपल सिंपल वाले, देखो मैनेजमेंट ने ना, अब ये सिंपल एमसीक्यू, जनरल एमसीक्यू, मतलब अब उस केस स्टडी से कोई भी रिलेशन नहीं है इसका, आ जाओ, मैनेजमेंट ने उनका मेथड चेंज करा डेप्रिसिएशन का, कि पहले वो डब्ल्यूडीवी लगाते थे, अब एसएलएम लगाते हैं, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दिया उन्होंने, तो अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेके, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये देखो, ऑडिटर सेलेक्ट करेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या ऑडिटर सेलेक्ट करता है अकाउंटिंग पॉलिसी या मैनेजमेंट करता है, अरे बुद्धू लोगों, मेरे बुद्धू लेमन्स, ऑडिटर सेलेक्ट नहीं करता, ऑडिटर के लिए इवेल्युएट करता है, ऑडिटर इवेल्युएट करता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई वो सही लगाई नहीं लगाई, बाकी सेलेक्ट कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, तो ये गलत है, ये गलत है, वो देखेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने नहीं बने, ठीक है वो तो सही बात है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने नहीं बने, साथ में वो देखेगा कि अगर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज करी है तो इट विल नॉट बी ट्रू एंड फेयर, ये ट्रू एंड फेयर नहीं होगी, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो, बट ये कि आप जब भी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ये देखो, तो ऑडिटर विल इंश्योर दैट अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट है, साथ में वो कंसिस्टेंट तरीके से लगा रही है, नहीं कि हर साल ही बदलते जा रहे हैं ये, और साथ में इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर भी दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये वाला बेस्ट आंसर है, ठीक, अच्छा, आंसर उसके बाद, सून आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल की ऑडिट मैंने कंप्लीट करी और इस साल मैंने वापस डिस्कशन शुरू कर दिया कि मेरे को नए साल की ऑडिट शुरू करनी है, तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने पिछले साल की ऑडिट कंप्लीट करी और करंट ईयर की ऑडिट पे वापस लग गए, पिछले साल की कंप्लीट करी वापस से शुरू कर दी, वापस नए वाली की आपने प्लानिंग करना शुरू कर दी, तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बस ये उसकी बोल रहा है, ठीक है ना, ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, तो अपन ने वो पढ़ा हुआ है ये ऐसे 300 के अंदर की ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, ये उसी का पॉइंट है, पूरे उसी के पॉइंट दिए हुए सारे के सारे, ठीक है, वहां पे मैंने नहीं पढ़ा था ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि ऑडिट करते वक्त आपको प्लानिंग में क्या क्या चीजें कंटिन्यूअसली देखनी पड़ती है, तो मैंने कहा था मेल ओ, मैंने कहा था मेल ओ, एम से मटेरियलिटी, ए से एनालिटिकल प्रोसेसर, एल से लीगल फ्रेमवर्क, ई से एक्सपर्ट, ओ से अदर अदर एनालिटिकल प्रोसेसर, ये वो के वही बात कर रहा है, ये वो के वही है, ये वाला एनालिटिकल प्रोसेसर, लीगल फ्रेमवर्क, ये वो के वही है, ठीक है ना, तो ये मटेरियलिटी, तो ऑडिट इज ए कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस, उसकी बात कर, अच्छा सिंपल सिंपल ये वाला है,
जब भी आप ऑडिट कर रहे हो किसी ट्रस्ट की, तो भाई मैंने क्या करा, मैंने पहले इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करा। जब भी मैं ऑडिट की टेस्टिंग कर रहा हूं, मैंने इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करा, साथ में टेस्ट चेकिंग भी करी अलग अलग आइटम की। साथ में मैंने देखा कि ट्रस्ट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही से लगाए नहीं लगाए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग मैंने सही से लगाए नहीं लगाए। मैंने मटेरियलिटी को भी फॉलो करा, मतलब मैंने ऑडिट करते वक्त सब कुछ करा, इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग करी, टेस्ट बेसिस पे चीजें चेक करी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लगाए, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग भी लगाए, मटेरियलिटी भी लगाई, डॉक्यूमेंटेशन भी रखा वर्किंग पेपर का, सब कुछ रखा। तो क्या बोल रहा है कि जनरली ऑडिटर को क्या क्या करना चाहिए, तो ये सही है, इसने जो भी करा सब कुछ सही करा है। तो ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा कि कितना उसको ऑडिट टेस्ट करना है, कितना टेस्ट चेकिंग करनी है, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना, मटेरियलिटी को चेकिंग करना, वर्किंग पेपर लगाना, उसने सब कुछ सही करा है कि हाँ भाई उसको ये सब करना था, ये सभी उसको करना था। तो ये सही लग रहा है, पर फिर भी नीचे की एक बार पढ़ लो। नीचे वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ऑडिटर को टेस्ट चेक लगाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन, कि भाई तू इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट मत कर, हर जगह टेस्ट चेकिंग लगा दे। अरे नहीं भाई, ऑडिटर पहले एक बार इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करता है कि कहां पे इंटरनल कंट्रोल खराब है, कहां पे अच्छे। अगर कहीं पे इंटरनल कंट्रोल खराब है तो मैं ज्यादा टेस्ट चेकिंग करूंगा, कहीं पे इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो मैं कम टेस्ट चेकिंग करूंगा। तो इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएट करने पड़ते हैं। ये बोल रहा है कि नहीं नहीं इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं, केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ने फॉलो करे नहीं करे ये देख लो। नहीं यार, फालतू बातें हैं, बस मेन ये का यही सही वाला पॉइंट। ठीक है, दैट्स इट गाइस एंड गर्ल्स, दैट्स इट। सो अपनी आरटीपी कंप्लीट हो गई, 1-1.5 घंटे में हो गई, 1.5 घंटे में, 1-1.5 घंटा वही हो, पता नहीं कितना हो, जो भी। ठीक है, तो बाकी तुम टेंशन ना लो, देखो तुम्हारी रिवीजन वीडियोस अगर आती जा रही है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो मस्त वाला। ऑडिट को कंटिन्यूस पढ़ना है भाई, हाथ जोड़ू पैर पढ़ू, मेरे बहुत से रिवीजन तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो कर लो, कुछ भी करो, हाथ जोड़ू पैर पढ़ो भाई, गिड़गिड़ा लो तुम्हारे सामने, रोलू, समझो, इतनी बार बोल दिया। बाद में भाई तुम किसी को भी ब्लेम दे देना, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तुम्हारा है, समझो चीज को। भाई ऑडिट कंटिन्यूस पढ़ो, अपन ने क्लास में कितना अच्छे सब कुछ याद करा था, सब कुछ समझा था, सब कुछ करा था, क्यों पूरी मेहनत पे पानी डाल रहे हो, समझो यार। कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, ऑडिट बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। जनरली अपन ने बहुत अच्छे से करा था, तुमको क्लास में मजा आया था, पर जब तुम छोड़ देते हो ना तो तुमको अकेले में खतरनाक लग सकती है, इसलिए छोड़ो ही मत। जहां से अपन ने छोड़ा था उसको पकड़े रखे, तुम आगे खींच के ले जाओ आगे उसको। ठीक है, चल, बाकी कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, मिलते हैं अपने रिवीजन सेशंस में।